इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1990 का एक्ट है ये, टोटल चैप्टर 7 हैं, सेक्शन 35 हैं इसमें। मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम आर्टिकल 22 से संबंधित है। 1991 का अधिनियम संख्यांक 4 है, 4वें नंबर पे ये पारित किया गया था पार्लियामेंट में, मतलब विधानसभा में 1991 में। 22 जनवरी 1991 पर इस पर किसकी सहमति मिलती है बताइए? राष्ट्रपति की मिलती है क्या राज्यपाल की सहमति मिलती है बताइए? राष्ट्रपति सर। और कोई बताइए? 22 जनवरी 19 राज्यपाल की होगी भैया। हाँ, स्टेट कानून है ना रिचा। स्टेट देखो, विधानसभा में कोई कानून पारित करेंगे अपन तो विधानसभा में एक सदन है अपने यहाँ, तो उस सदन में पारित हो जाएगा, दूसरा सदन है ही नहीं है। उसके बाद अपन क्या कर, हाँ विधानसभा लिखा हुआ है। एक्ट में राष्ट्रपति लिखा हुआ है। अच्छा चलिए फिर आप ये, देखिए नहीं। हाँ लिखा हुआ लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो तभी मैं चलिए, हाँ ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ राष्ट्रपति ही कर लीजिएगा। कैसे ये जो यहाँ राष्ट्रपति लिख लेना काट के भाई। क्या है, एक जगह अपन को पावर है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वो एक्टों को वो रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ये पावर है पार्लियामेंट विधानसभा के अंतर्गत। तो यहाँ राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति की सहमति मिली। थोड़ा ये कर लीजिएगा, तो यही तो कॉमन सेंस अपन को थोड़ा ध्यान देना है। 22 जनवरी 1991, ठीक है। बहुत बढ़िया ऋचा, बहुत बढ़िया, आपने तार्किक जवाब दिया। उद्देश्य का कहती है राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा उनसे संसद कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो यहाँ पे राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखना दो ही पर्पज है। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी को मेंटेन करना, दो चीज़ों के लिए यह बनाया गया। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है और कब लागू हुआ? 8 फरवरी 1991 को लागू हुआ। 8 फरवरी 1991 को लागू हुआ। परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी गई है, एक ही परिभाषा दी गई, निर्बंधन आदेश। अब निर्बंधन आदेश क्या है तो इन्होंने बस इंडिकेट कर दिया है सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 के अधीन किया गया आदेश निर्बंधन आदेश है, तो आपको इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 निर्बंधन आदेश, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर क्या कहलाता? धारा 3 के अंतर्गत किया गया आदेश रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के अंतर्गत आता है। अब निर्बंधन आदेश करने की शक्ति क्या है, तो इसको अपन को थोड़ी, ये प्रोसीजरल है तो इन चीज़ों को थोड़ा अपन को पढ़ना है, जो जितना ज़रूरी है उतना पढ़ते जाएंगे तभी इसका एक कॉन्सेप्ट अपना बन पाएगा दिमाग में। देखिए निर्बंधन आदेश करने की शक्ति, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट से तात्पर्य है डीएम, डीजे मत समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, डीएम का किसी व्यक्ति के संबंध में समाधान हो जाता है कि पहला पॉइंट वह किसी ऐसी रीति में कार्य कर रहा है, या दूसरा पॉइंट उसके किसी ऐसी रीति में कार्य करने की संभावना है जिससे राज्य सुरक्षा पर या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये अपन को पहले ही पता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन दो की सेफ्टी के लिए एक्ट बनाया गया है। तो इन्हीं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया है, ऐसे काम कर रहे हैं जो इनके विरोध में कर रहा है कोई काम, ऐसी कोई एक्शन होने वाली है, और यह कि उसे इस प्रकार कार्य रोकने के लिए जनसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकेगा। जिसमें अब देखिए, स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के विरोध में कोई कार्य हो रहा है तो डीएम साहब यहाँ पे आदेश करेंगे। क्या आदेश करेंगे? तो रोकेंगे भैया, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ये ना करो, यही तो बोलेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ बोली गई। देखिए उससे यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसी रीति में, ऐसे समयों पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जैसा कि इस आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, अपने आने जाने की सूचना दे, या उसके समक्ष उपस्थित हो, या अपने आने जाने की सूचना भी दे और उपस्थित भी हो ऐसे व्यक्तियों से जो कि उस आदेश में उल्लिखित किए जाएं, संयुक्त रहने या उनसे संपर्क रखने के संबंध में उस पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकेंगे जो इस आदेश में निर्दिष्ट किए जाए। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे? वो हमारे समक्ष उपस्थित हुई है और सूचित कीजिए, बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपेक्षा कर सकेगा। या
संयुक्त रहने या उनसे संपर्क रखने के संबंध में ऐसे निर्बंध आरोपित किए जा सकेंगे आदेश जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, किसी के साथ आप मत रहिए, इस तरह ना कीजिए, ये रोक लगा दिया जाएगा। तीसरा, किसी भी ऐसी वस्तु या वस्तुओं का जो उस आदेश में निर्दिष्ट की जाए उसके द्वारा कब्जे में रखा जाना, उपयोग में लाया जाना, प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किया जाना। कब्जे में रखा जाना, उपयोग में लाया जाना, प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किया जाना। प्रतिषिद्ध कर सकना, रोक लगा देगा, रेस्ट्रिक्शन कर देगा कि आपको ये वस्तुएं रखने की आवश्यकता नहीं है, ना रखें, इसको हटाइए। निर्बंधित लगा देगा, प्रतिषिद्ध कर देगा, निर्बंधित लगा देगा। सब क्लॉज 2, उपधारा 1 के अधीन किया गया निर्बंधन आदेश ऐसी कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा जिसमें विनिर्देश की जाए, उसमें विनिर्देश की जाए और जो किसी भी दशा में उस आदेश की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि से अधिक नहीं होगा। तो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कब तक लागू रहेगा? 1 वर्ष तक लागू रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये, सब क्लॉज 2, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। कौन करेगा? डीएम साहब करेंगे। कै के लिए करेंगे? स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करेंगे। और कितने वर्ष तक प्रवर्तित रहेगा? 1 वर्ष तक प्रवर्तित रहेगा। ये 2-3 क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं ओटी में, तो आप ये समझिएगा इसको। सेक्शन 4, व्यक्तियों के दलों या समूहों का तितर बितर किया जाना। आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, गैंग की बात कर रहे हैं, गैंग और बॉडीज ऑफ पर्सन, दल और समूह। जब कभी सेक्शन 4 बोलती है दलों और समूहों का तितर बितर किया जाना, देखिए 129 के समान यहाँ पे प्रोविजन किए गए। सीआरपीसी की धारा 129 है ना, जो सिविल बल द्वारा तितर बितर करना, वैसी बात यहाँ की गई है। जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह के आने जाने, पड़ाव से खतरा या संत्रास कारित हो रहा है, या ऐसा आना जाना या पड़ाव खतरा या संत्रास कारित करने के लिए प्रकल्पित है, या ऐसा युक्तियुक्त संदेह है कि ऐसे दल या समूह या उसके सदस्यों द्वारा विरुद्ध परिकल्पना की जा रही है, तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया प्रतीत होते हैं संबोधित किए गए या डोंडी पिटवा कर या अन्य जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा ऐसे दल या समूह के सदस्यों को निर्देश दे सकेगा कि, अब निर्देश दे सकेगा कि क्या निर्देश देगा? डोंडी पिटवा कर दे सकेगा, सूचना निकलवा के निर्देश दे सकेगा, अन्य प्रकार से पेपर में निकलवा देते हैं ये लोग। क्या क्या निर्देश देगा? वे ऐसी रीति में आचरण करें जो हिंसा या संत्रास का निवारण करने के लिए आवश्यक है, सुधर जाए, सदाचारी बन जाए, ऐसा कोई काम न करें जो हिंसा या संत्रास फैलाती है, लोगों में भय पैदा करता है। दूसरा, वे तितर बितर हो जाएं, भैया इकट्ठे घूम रहे हैं, एक साथ देखे जाएंगे, पकड़ के अंदर कर दिए जाएंगे, एक साथ नहीं दिखिएगा मुझे, तितर बितर हो जाइए। तथा उनमें से प्रत्येक सदस्य जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग के बाहर ऐसे समय के भीतर चला जाए जो जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे और यथास्थिति उक्त जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र या समीपस्थ जिले या उसके भाग में प्रवेश न करे, उस स्थान को न लौटे जहां से चले जाने के लिए उनमें से प्रत्येक को निर्देश दिया गया है। तीसरा काम अपन और बोलेंगे इसको, एक तो क्या करना, सदाचारी का आचरण करना है, दूसरा क्या करना है, तितर बितर हो जाना है, तीसरा क्या करना है, इस जिले को छोड़ के ही चले जाओ भैया। क्या करना है? भीतर ऐसे समय के भीतर चला जाए, कहाँ पर? किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग के बाहर, जैसा मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे। अब यहाँ डिसाइड नहीं है कितने समय के लिए चला जाए, लेकिन ऐसे समय के लिए चला जाए जो मजिस्ट्रेट डिसाइड करे। जिला बदर वाली कार्रवाई होगी, यहाँ पर देख सकते हैं अपन जिला बदर, यहाँ लिख सकते हैं हम जिला बदर कार्रवाई, सब क्लॉज बी पे लिख लेंगे आप, जिला बदर कार्रवाई, तितर बितर प्लस जिला बदर कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 पे आ जाते हैं। अपराध करने के लिए आमदा व्यक्तियों का हटाया जाना। आमदा मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, कमिट ऑफेंस, रिमूवल ऑफ पर्सन अबाउट टू कमिट ऑफेंस, अपराध करने के लिए आए हुए व्यक्तियों को हटाया जाना। सेक्शन 5, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि पहला, किसी व्यक्ति के आने जाने या कार्यों से मानव शरीर या संपत्ति को संत्रास, खतरा, अपहानि कारित हो रही है, ऐसा आना जाना, कार्य या संत्रास, खतरा, अपहानि कारित करने के लिए प्रकल्पित है। खतरा या अपहानि कारित हो रही है, मानव शरीर देखिए इसके लिए, और संपत्ति। दूसरा,
यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है, देखिए विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के जिसमें बल या हिंसा अंतर्वलित है, या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा चैप्टर 12 कैसे संबंधित है, सिक्के मिक्कों के संबंध में है। 16 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, 16 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, या उसकी धारा 506 509 के अधीन। 506 में क्या है, अभित्रास होगा। 509 में क्या है, महिलाओं की एकांता भंग करना है। दंडी किसी अपराध के करने में या किसी अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न है, यह संलग्न होने की आमदा है। और जब जिला मजिस्ट्रेट की राय में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साक्षीगण अपने शरीर या संपत्ति की सुरक्षा के बारे में उसकी ओर से आशंका होने के कारण खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं है। अब देखो, साक्षी भी गवाही देने नहीं आना चाहते, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। सी, किसी आप्रवासी के लगातार निवास से किसी महामारी का प्रादुर्भाव होना संभाव्य है। देखो, कोरोना केस, महामारी आपके सोसाइटी में रहने से क्या होता है, कोरोना फैल रहा है। अभी उठा के ले जाते थे ना, पहले बोगी आती थी, एम्बुलेंस आती थी, किसी को कोरोना हो गया घर से उठा के ले जाते थे, दूर सेंटर में रखा जाता है। ये सब क्लॉज सी के अंतर्गत व्यवस्था थी। किसी आप्रवासी के लगातार निवास से किसी महामारी का प्रादुर्भाव होना संभाव्य है तो जिला मजिस्ट्रेट उस पर सम्यक रूपेण तामील किए गए लिखित आदेश द्वारा डॉडी पिटवाकर या अन्यथा जैसा जिला मजिस्ट्रेट उद्देश्य समझे ऐसे व्यक्ति या आप्रवासी को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी रीति में आचरण करे जो हिंसा या संतरास या ऐसे रोग के प्रादुर्भाव का या प्रसार का निवारण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कि रोग ना फैल पाए, ऐसा आपको करना है। वह जिले या किसी भाग या ऐसे क्षेत्र या उसके समीप जिले या जिलों में या उसके किसी भाग के बाहर ऐसे मार्ग से या ऐसे समय के भीतर जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट निर्देश करे चला जाए यथास्थिति उक्त जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र या समीप जिले या जिलों के भाग में जहाँ से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया प्रवेश ना करे, ना लौटे। यहाँ भी एक हिसाब से जिला बदल की कार्रवाई देखने को मिलती है, जिला बदल की कार्रवाई। ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2 जगह। तो ये सेक्शन 4 में हम लोगों ने देखा था दलों समूहों को तितर बितर करते हैं। यहाँ पे 5 में देखा है अपराध करने के आमद व्यक्तियों को हटाया जाना, व्यक्तियों को रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ पर्सन। सेक्शन 6 कतिपय अपराधों के लिए दोष से ठहराए गए व्यक्तियों का हटाया जाना। अब देखिए, कुछ अपराधों में कल्प्रिट पाए जाते हैं और पनिशेबल किए जाते हैं, पनिशड किए जाते हैं, या वो बोलेंगे अपन कन्विक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हटाए जाने की बात कर रहे हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति, सेक्शन 6 दोष से ठहराए गए व्यक्तियों, यहाँ पे देखिएगा दोष से ठहराए व्यक्तियों का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ पर्सन। कौन से पर्सन? कन्विक्टेड पर्सन, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 5 रिमूवल ऑफ पर्सन बताती है संभावित पर्सन जो अपराध करने की संभावना रखते हैं, या रिमूवल ऑफ कन्विक्टेड पर्सन जो दोष सिद्ध व्यक्ति है उनको हटाया जाए, जिनके ऊपर 2-3 केस चल रहे हैं मान लो। यदि कोई व्यक्ति आईपीसी के अध्याय 12, 16, 17 और 506 धारा और 509 धारा के अधीन किसी अपराध का, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध का, बी स्त्री या लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन किसी अपराध का, कितने बार? 2 बार यहाँ पे लिखा है, ट्विस्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट टाइम 2 बार। मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में सार्वजनिक धूत अधिनियम 1967 की धारा 3, 4, 4A के अधीन किसी अपराध का 3 वर्ष की कालावधि के भीतर 3 बार, देखो ट्राइस, THRIC, ट्राइस टाइम 3 बार। धूत अधिनियम क्या होता है? सार्वजनिक धूत अधिनियम 19, हाँ जुआ सर। अब देखो, इसमें पकड़ा जाता है, जुआ खेलते हुए पकड़े जाते हैं लोग, पैसे लगा के जुआ खेलते हैं, पुलिस वाले रेड डालती है, जानकारी चलती है। अब गांव में तो इतना ट्रेंड है, इतना कल्चर ख़राब होता जा रहा है गांव का, मैं आपको बता दूं। क्या है, कर्म प्रधान नहीं है ना गांव में, देखने को है गांव में किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन कर्महीन बहुत ज़्यादा है, दूसरे को देख के जीते रहते आदमी, अपना कर्म नहीं करता आदमी। वहाँ क्या है, पैसे दे के जुआ खिलाते हैं, वो दे रहे हैं, वो कमा रहे हैं पैसे, जुआ जीतने हारने वाले पैसे कमा रहे हैं, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो पुलिस वालों से सेटिंग जमा लेते, जुआ खिलवाते कई लोग अपने घरों में। इस तरह की स्थिति गड़बड़ हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। थाना प्रभारी को चाहिए ज़्यादा एक्शन ले इस पर।
3 बार जुआ करते हुए पकड़ा गया है, 3 वर्ष के भीतर 3 बार जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है सेक्शन 344A के अंतर्गत, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होने वाला है? डीएम साहब क्या करेंगे? आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है तो जिला मजिस्ट्रेट यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति के संभाव है कि वह उस अपराध जिसके संबंध में वह सिद्ध दोष ठहराया गया था समरूप कोई अपराध करने में स्वयं को पुनः संलग्न करेगा, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा जिले या उसके भाग से, ऐसे क्षेत्र या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों से या उसके भाग के बाहर, ऐसे भाग से या ऐसे समय के भीतर जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश दे चला जाए था स्थिति उस जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र से समीपस्थ जिलों या भाग से जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया, प्रवेश न करे न लौटे। देखिए यहाँ पे ये तीसरी धारा है जहाँ पे जिला बदल कार्रवाई होती है, यहाँ पे भी जिला बदल कार्रवाई करेंगे, इसको भी जिले से हटा देंगे। मतलब ये बेकार लड़का है तो क्लास से बाहर चलिए, बाहर खड़े रहिए, ऐसे कर देते ना अपन, जिला बदल ही कर दिए। हाँ जाओ आज तुम उस क्लास में बैठना, सेक्शन ए में बैठो, सेक्शन बी में। वैसे यहाँ पे जिला से हटा दो। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति उस अपराध के जिसके लिए वह सिद्ध दोष ठहराया गया समरूप अपराध से विपरीत है। अब कुछ उससे मिलते जुलते अपराध भी यहाँ पे आएंगे, जरूरी नहीं है यही काम करे, इससे मिलते जुलते अपराध भी करता है, 1-2 बार करता है, दंडित होता है, तो भी वो अपराध यहाँ आ जाए। खंड 1 बोलता है स्पष्टीकरण का, खंड का में वर्णित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के मामले में उस खंड में वर्णित भारतीय दंड संहिता के अध्यायों या धाराओं में से किसी के अंतर्गत आने वाले अपराध, उस खंड के उपखंड 2 में वर्णित अधिनियम के अंतर्गत आने वाला अपराध। तो ये कह रहा है कि एक्ट के अंतर्गत अपराध है और आईपीसी के अन्य चैप्टर के अंतर्गत अपराध भी हो सकते हैं, समरूप अपराध हो सी बात, वो भी यहाँ पे आएंगे। दूसरा खंड कहता है, खंड बी और सी में वर्णित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों के मामले में उक्त खंडों के क्रमशः वर्णित अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले, तो ये मोरल ट्रैफिक है या धूत अधिनियम, इनके अंतर्गत अन्य कोई अपराध कर रहा है तो वो भी यहाँ पे आएंगे। सेक्शन 7 धारा 4, 5, 6 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ 4 में है क्या, मार्जिनल नोट बताइए बिना देखे क्या है 4 में, 5 में क्या है, 6 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मार्जिनल नोट एक आध का पूछा जा सकता है। 4 में क्या करते हैं? व्यक्तियों के दलों को तितर बितर किया जाना, और हाँ 5 में आमादा व्यक्तियों का हाँ पूरा हटाया जाना। एग्जिट बताओ क्या है मार्जिनल नोट, पढ़ के बताओ कोई एक व्यक्तियों के दलों को तितर बितर किया जाना। सेक्शन सेक्शन 4 4। बताया पावर डीएम को है, हम्म और 5 में बताया गया आमादा व्यक्तियों को हटाया जाना, पावर डीएम को है। हम्म और 6 में शायद पता नहीं भैया, 2 सिद्ध शायद। हाँ दोषित व्यक्तियों को हटाया जाना, ठीक है। अब इनका थोड़ा आप, डीएम को है। हाँ इसका आप थोड़ा इंडेक्स में देखिए सेक्शन 4 पूरा सुनिए, आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, थोड़ा शॉर्ट नहीं बताना है, पूरा बताना है आपको। सेक्शन 4 व्यक्तियों के दलों या समूहों का तितर बितर किया जाना, 129 की भांति तितर बितर का आदेश होता है। सेक्शन 5 कहती है अपराध करने के लिए आमदा व्यक्तियों का हटाया जाना। देखिए आमदा व्यक्तियों का हटाया जाना कौन सी सेक्शन बोलती है? 5 बोलती है। सेक्शन 6 बोलती है कतिपय अपराधों के लिए दोषित ठहराए गए व्यक्तियों का हटाया जाना या कन्विक्ट व्यक्तियों को हटाया जाने की बात की थी। आमदा व्यक्तियों जो अपराध करने की जिनसे संभावना है, आमदे मतलब पॉसिबिलिटी है जो अपराध करेंगे, उनको हटाया जाने की बात 5 में है, और दोषित व्यक्तियों को हटाए जाने की बात 6 में है। और तितर बितर करना किसको? दलों और समूहों को तितर बितर करना सेक्शन 4 में है। ध्यान दीजिएगा तितर बितर 4 में है, आमद व्यक्ति हटाना 5 में है, दोषित व्यक्ति हटाना 6 में है। बिल्कुल ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये मन में कुछ धारणा बनाइए इसकी, ये 3 धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 में आ जाते हैं। धारा 4, 5, 6 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि। अब कितने वर्ष तक ये आदेश प्रवर्तन रहेंगे? किसी व्यक्ति को तितर बितर करेंगे, कब तक ये आदेश लागू रहेगा डीएम साहब का? कब तक हटा सकेंगे किसी व्यक्ति को? कब तक दोषित व्यक्ति को हटा सकेंगे? तो यथास्थिति किसी जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग में प्रवेश न करने के संबंध में धारा 4, 5, 6 के अधीन दिया गया निर्देश ऐसी कालावधि के लिए होगा जो कि उसमें निर्दिष्ट की जाए, और किसी भी दशा में उस तारीख से जिसको वह किया गया था 1 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए नहीं होगा। तो अगर डीएम साहब विनिर्दिष्ट कर देते हैं तो वो विनिर्दिष्ट कार्रवाई तक होगा, और लगभग यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया कि 1 वर्ष तक ऐसा आदेश किया जा सकता है कि 1 वर्ष के लिए आपको जिला बदल कर दें।
1 वर्ष तक ऐसे कार्य करने से रोक दें, समूह संगठन गैंग में न रहने का निर्देश दे दें कि तितर बितर रहें, 1 वर्ष तक होगा इन तीनों की कार्रवाई। सेक्शन 8 धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई की जाएगी। अब डीएम साहब को तीनों धाराओं के अंदर निबंधन आदेश 3 में जारी करते डीएम साहब, अन्य जी 4 में तितर बितर करते हैं, 5 में आमद व्यक्तियों के संबंध में निर्देश देते हैं और 6 में क्या करते हैं, 6 में कन्विक्ट पर्सन को हटाने की बात करते हैं, रिमूवल करने की बात करते हैं। तो ये चारों आदेश कौन करता है, डीएम साहब करते हैं। तो आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई की जाएगी, तो सुनेंगे। ये तो नेचुरल जस्टिस का सेकंड सिद्धांत है कि दूसरे व्यक्ति को सुने बिना दंड नहीं देना है। वही बात सेक्शन 8 में कही गई, तो इसको थोड़ा अपन देखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध तात्विक अभिकथनों के समरूप सामान्य स्वरूप की लिखित जानकारी देगा, जिसके बारे में उसे स्पष्टीकरण देने का युक्त अवसर होगा। सो कार्ड नोटिस टाइप का होता है कि कारण बताओ क्यों ना जिला बदल किया जाए आपको। दूसरा, यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा पेश किए गए किसी साक्षी को परीक्षा के लिए आवेदन करे तो जिला मजिस्ट्रेट जब तक कि अभिलिखित किए गए जाने वाले कारणों से उसकी यह राय न हो कि ऐसा आवेदन तंग करने या विलंब करने के प्रयोजन से किया गया है, ऐसे आवेदन को मंजूर करेगा, साक्ष्यों की परीक्षा करेगा। वो देख लेगा कि कोई वजह ही नहीं है। जब अपराध दोष सिद्ध हो गया, अपराध करता हुआ पाया जा रहा है, तो हम नहीं सुनेंगे किसी मैटर पे। जिला बदल ही करना है, मैं कुल मिला के जिला बदल ही करना है, रेस्ट्रेंट ही करना है, निर्बंधित ही करना है। तंग करने वाला है, विलंब करने वाला है आदेश को, तो वो देख ले। अगर वो देखेगा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ये साक्षी है, कोई विटनेस पेश कर दो, बताओ, अपना जवाब दे दो क्या है। सेक्शन 3 ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी लिखित कथन, देखो WS की बात हो रही है यहाँ, गोला कर दीजिएगा WS, मामले के अभिलेख के साथ फाइल किया जाएगा। अब जो आपको नोटिस भेजी गई है, सो कार्ड नोटिस या आदेश भेजा गया है, निर्बंधन आदेश बोल सकते हैं अपन, उसके साथ आपको WS प्रस्तुत करना है। देखिए, हमने अनुज ने एक मामले में यहाँ पर किया था। और ऐसा व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण देने या अपने द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा के प्रयोजन से किसी विधि व्यवसायी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होगा, उपस्थित होने का हकदार होगा। किसके समक्ष, डीएम के समक्ष। वकील लगा लेंगे अपन, वकील के द्वारा उपस्थित होंगे। देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है। चौथा, उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके विरुद्ध 3, 4, 5, 6 के अधीन किसी आदेश का किया जाना प्रस्तावित है, हाजिरी सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष उपसंजात हो, जांच के दौरान ऐसी हाजिरी के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करें। यहाँ बॉन्ड भी भरवा सकते हैं उसकी हाजिरी के लिए, प्रतिभूत सहित या रहित हाजिर होने की बात कर सकते हैं, या बॉन्ड भी भरवा सकते हैं हाजिरी के लिए। 5वां, यदि वह व्यक्ति अपेक्षित किए गए अनुसार प्रतिभूति बंद पत्र निष्पादित न करे या जाँच के दौरान जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह जांच में एक पक्षीय कार्रवाई करे और तदुपरि ऐसा आदेश जो उस व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जाना प्रस्तावित किया गया था, पारित किया जा सकेगा। एक्स पार्टी आर्डर भी कर सकता है, मतलब एक्स पार्टी तौर पे निर्बंधन कर सकता है। सेक्शन 9 अपील। अब देखिए, आप दुखी हो जाएंगे, जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आदेश कर देगा, तो हम दुखी हो जाएंगे कि जिला बदल कर दिया है या हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपील करेंगे। अपील कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे डीएम का जो बड़ा अधिकारी होगा उसको अपील होगी। यहाँ पे वो अधिकारी का नाम नहीं दिया कि राज्य सरकार दे दिया, तो छोटे को तो अपील कभी होती ही नहीं है, बड़े ही अधिकारी को होगी, जैसे कमिश्नर हो गया। वैसे कमिश्नर के यहाँ होती है? नहीं, मोस्टली होती ही है कमिश्नर के यहाँ। तो ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है, लेकिन अपन यहाँ पे कमिश्नर नहीं लगाना है एग्जाम में, यहाँ अपन को स्टेट गवर्नमेंट ही लिखना है। ऐसे जो इसमें लिखा है वो ही अपन लिखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित कर दिए कि आप एडिशनल कमिश्नर सुनेगा, डिप्टी कमिश्नर सुनेगा या और कोई कमिश्नर सुनेगा, तो ये डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अपन को भाई यहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ये अपन को पता है, एक प्रोसीजर है कि तो आपको नॉलेज है तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला नहीं लिखना है एग्जाम में। यहाँ पे एग्जाम में आंसर लगाना है क्या, देखिए, धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। किसको अपील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेगा। ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसी अपील का विनिश्चय यथासंभव अपील फाइल किए जाने की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को 30 दिन के भीतर अपील होगी
और 4 महीने 3 दूनी 60 60 दूनी 120 दिन के अंतर्गत विनिश्चय कर दिया जाएगा। 4 महीने के अंतर्गत इसका निपटारा कर दिया जाएगा। इस धारा के अधीन अपील उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है संबंध में आपत्ति के आधार पर संक्षेप में देते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसके साथ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी। तो अपील करेंगे तो अपील मेमोरेंडम ऑफ अपील के आधार पर ही करनी पड़ेगी, एक प्रोफार्मा होगा उसी में अपील करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे बताया गया। आवेदन की प्रति भी होगी उसके साथ प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी पड़ेगी, तो प्रमाणित प्रतिलिपि भी और उसके साथ संलग्न करेंगे, कहेगी सर्टिफाइड आदेश या जो भी लगेगा वो इसमें लगाएंगे। ऐसी अपील के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपीलार्थी को या तो व्यक्ति सा या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का उपयुक्त अवसर देने या ऐसी और जांच यदि कोई हो जैसी कि आवश्यक समझे करने के पश्चात उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि कर सकेगी या फेरफार कर सकेगी या उसे विखंडित कर सकेगी। तो अपील प्राधिकारी तो राजा होता है, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे अपील का निपटारा करने तक प्रवर्तन में रहेगा। जब तक निपटारा नहीं हो जाता वो आदेश लागू रहे, उसको आपको मानना पड़ेगा। सेक्शन 4 सब क्लॉज 4, इस धारा के अधीन अपील के लिए उपबंधित 30 दिन की अवधि की संगणना करने में उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई प्रमाण प्रतिलिपि दिए जाने के लिए लिया गया छोड़ दिया जाएगा। अब आपने आवेदन किया है, एक आवेदन लगाया सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का आदेश का, तो जब तक वो मिल नहीं जाती आपको, जितना समय 5 दिन 1 हफ्ते लग गया मान लो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने में, तो उतना समय अब वर्जित कर दिया जाएगा अपील करने में। सेक्शन 10 कतिपय मामलों में पारित आदेश की अंतिमता। अब ये कह रहे 3, 4, 5, 6 के अधीन पारित किया गया आदेश किसी न्यायालय में निम्नलिखित आधारों पर प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये कह रहे कुछ आधार हैं जहाँ पे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस आदेश को, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। पहला यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है, हेडिंग नहीं की है प्रॉपर तरीके से। दूसरा, एक ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह आदेश आधारित कर सकता था, मतलब जो सामग्री वो बता रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं। तीसरा, यह कि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय नहीं थी कि साक्षीगण उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन आदेश पारित किया गया था खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं है। तो इन 3 आधारों पर आदेश की अंतिमता को पारित आदेश की अंतिमता के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर प्रश्नगत किया जा सकता है किसी न्यायालय में। देखिए किसी न्यायालय वर्ड को लिखा है, न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 11 व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर या हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया। देखो अपन पहले भी ऐसी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो ये इसमें क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिलों या उसके किसी भाग से हट जाने का निर्देश धारा 4, 5, 6 के अधीन जारी किया जा चुका है, निर्देशित किए गए अनुसार नहीं हट जाता है, हटता ही नहीं है वो, इस प्रकार हट जाने पर धारा 12 में उपबंधित लिखित अनुज्ञा के सिवाय था इसे जिले या उसके भाग के समीप जिले या जिलों या उसके किसी भाग में प्रवेश करता है। मतलब पहली बात हटता नहीं है और हट जाता है, फिर आ जाता है चुपके से जिले में एंट्री कर देता है। तो इसके लिए प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है कि इस पर रोक लगाई गई कि ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं सेक्शन 12 उस जिले आदि में जिसमें प्रवेश करता है तो क्या होगा, इसमें थोड़ी प्रोसीजर क्लियर कर लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में थोड़ा और सुन लीजिए। जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उसे ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जैसे जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में विनिर्देश करे हटवा सकेगा। तो ऐसे स्थान को हटवा सकेगा और यहाँ पे वो क्या कर सकेगा, 2 चीज़ें अपन लोगों ने देखी हैं, गिरफ्तार करवा सकेगा। सेक्शन 12 उस जिले आदि में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश किया गया प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा। अब किन आधारों पर लौटने की अनुज्ञा दे सकता है वो, तो ये यहाँ पे एक लंबी प्रोसीजर है, तो थोड़ा आप सुन लेंगे। राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति जिसे 4, 5, 6 के दिन आदेश किया गया है, हट जाने का निर्देश दिया गया है, अस्थायी कालावधि के लिए कुछ शर्तों के अधीन प्रवेश और लौटने की अनुज्ञा दे सकता है। कौन दे सकता है, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट। यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड डीएम का पावर है ये। अकेला डीएम मत समझिएगा, लौटने का पावर स्टेट गवर्नमेंट डीएम मतलब कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट मतलब कमिश्नर दे सकता है और डीएम साहब दे सकते हैं। पूर्व अनुज्ञा किसी भी समय था स्थिति राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिष्ठापित की जाए, कभी भी वापस ली जा सकती है परमिशन।
किसी व्यक्ति को प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा देते समय उक्त अनुज्ञा देने वाला प्राधिकारी उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस अधिरोपित की गई शर्तों के समय अनुपालन के लिए प्रतिभूत सहायता रहित बंद पत्र मांग सकता है। कोई व्यक्ति जो मंजूरी की गई अनुज्ञा के अनुसरण में प्रवेश करता है, लौटता है, उक्त अनुरोपित शर्तों का अनुपालन करता है और उस अस्थायी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अनुज्ञा का पूर्वतर प्रतिसरण हो जाने पर उस भाग से बाहर चला जाएगा और नवीन अनुज्ञा के बिना उसमें प्रवेश नहीं करेगा, वहाँ नहीं लौटेगा। सब क्लॉज 4 बताती है। सब क्लॉज 5 बताती है यदि ऐसा व्यक्ति अधिरोपित की गई शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, तदनुसार हटता नहीं है, इस प्रकार हट जाने के पश्चात नवीन अनुज्ञा के बिना प्रवेश करता है, लौटता है, तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगी, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगी। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं, अपना माइंड जो बोलता है वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ खास नहीं है। जो अपन को लॉजिकली सही लग रहा है वही लिखा है यहाँ पे कि हम अरेस्ट करवा देंगे, पकड़वा देंगे, जब तक नई अनुज्ञा नहीं देंगे, जब तक आओगे नहीं आप, तो यही वो चीज़ें बताई गई। निर्वासन एक्सटर्नमेंट की राज्य सरकार की शक्ति। अब देखो जी, निर्वासन के प्रति एक्सटर्नमेंट ये क्या होता है? राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई प्राधिकारी 3, 4, 5, 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग इस उपांतरण के साथ कर सकेगा कि राज्य सरकार या विशेष रूप से सशक्त किया गया प्राधिकारी यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथास्थिति ऐसे दल या समूह के सदस्यों या व्यक्तियों या अप्रवासियों या सदोष ठहराए गए व्यक्तियों को किसी जिले या जिलों या उसके भाग से, चाहे वे उसके या उनके समीपस्थ हों या ना हो, हट जाने के लिए, या किसी जिले या जिलों या उसके या उनके भाग में, चाहे वे उनके समीपस्थ हों या ना हो, प्रवेश न करने या न लौटने के लिए निर्देश दें। तो ये निर्देश देने का पावर है राज्य सरकार को या प्राधिकृत व्यक्ति को। सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के उपबंध और धारा 9 के उपबंध उस दशा में जबकि आदेश राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किए गए अधिकारी द्वारा उपधारा 1 के अधीन पारित किया गया हो, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे 3, 4, 5, 6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग में लागू होते हैं। सब क्लॉज 3 है, जहां आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया हो, वहाँ या तो स्वप्रेरणा से या विथित व्यक्ति के आवेदन पर स्वयं के द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का पुनर्वलोकन कर सकेगा राज्य सरकार। ऐसे आदेश को पारित कर सके जैसा उचित समझे, अपने ही मामले को दोबारा सुन सकता है राज्य सरकार। सेक्शन 14 निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति। अब देखिए 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन निर्देश का उल्लंघन कोई करेगा, कितना दंड? 3 वर्ष तक का कारावास जो 4 माह से कम नहीं होगा और जुर्माने से दंडित होगा। मतलब 4 माह से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से दंडित। कम से कम 4 माह का दंड है, अधिकतम 3 वर्ष का है और जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 15 जिस क्षेत्र से हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया हो, उस क्षेत्र में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने के लिए या जब अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा दी गई हो तो अधिक ठहरने के लिए शास्ति। अब भैया हटा दिया है किसी व्यक्ति को, निर्देश दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, अब वो जिला बदर है, मान लो वो आ जाता है, ठहरता है यहाँ पे, मान लीजिए 2 दिन के लिए बुलाया, वो 2 हफ्ते रुक के जाता है यहाँ पे, या बना ही रहता है, जाता ही नहीं है वापस, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितना दंड लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे कारावास है 3 वर्ष तक हो सकेगा जो 6 माह से कम नहीं होगा। मतलब 6 माह से 3 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा अगर वो बना रहता है, आदेश के होते हुए भी अस्थायी तौर पर बुलाया गया है, वो अवधि के बाद भी बना रहता है, तो 6 माह से 3 वर्ष तक कारावास हो सकता है और जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 16 धारा 3 के अधीन पारित किए गए आदेश या धारा 4, 5, 6 और 13 के अधीन जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन के लिए अभियोजनों में उपधारणा। अब वो अभियोजन में क्या उपधारणा की जाएगी? 4, 5, 6 और 13 के उपबंधों में। तो यहाँ पे अपन इसको थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें, क्या उपधारणा के बारे में बात की गई, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात करते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। तत्समय प्रयुक्त किसी विधि में बात होते हुए धारा 3 के अधीन पारित किए गए आदेश, धारा 4, 5, 6, 13 के अधीन जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन संबंधी किसी अपराध के अभियोजन में आदेश की अधिप्रमाणित प्रति पेश किए जाने पर जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए तथा जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अवधारणा की जाएगी। पहला, आदेश यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा
धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सड़क अधिकारी द्वारा किया गया था। तो ये माना जाएगा कि इन दो में से किसी ने ये आदेश किया था। बी, जिला मजिस्ट्रेट या धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किए गए अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या धारा 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अधिकारी का यह समाधान हो गया हो कि बे आधार जिन पर इस प्रयोजन के लिए वह किया गया था विद्यमान था या आवश्यक थे, आदेश अन्यथा विधिमान था या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किए गए निर्देशों को अभियोजन की अवधारणा या अभियोजन की अवधारणा की जाएगी कि इनके ऊपर अभियोजन चलाया गया है। 17, उस व्यक्ति का निष्पादित किए गए बंदपत्र का संप्रहरण जिससे उस क्षेत्र में प्रवेश करने लौटने की अनुज्ञा दी गई थी जिस क्षेत्र से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बंदपत्र का संप्रहरण कर लिया जाएगा अगर वो अनुपालन नहीं करता है। मैंने आपको परमिशन दी, आपका जिला बदले कि भैया आपके घर में शादी है तो 4 दिन के लिए आ जाओ, आप शादी अरेंज कर लो अपनी बहन की, भाई की, चाचा की, मामा ताऊ की, उसके बाद आप चले जाओ। और उसके बाद भी रुकते हैं तो क्या होगा, उल्लंघन करते हैं आप तो क्या होगा, बंदपत्र निष्पादित वो कर लेंगे, सीज कर लेंगे, नए बंदपत्र भरने पड़ेंगे आपको। 18, जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। अब जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, किसको, डीएम कर सकता है, किसको, राज्य सरकार कर सकती है डीएम के पावर को, एसडीएम और एडीएम को प्रत्यायोजित कर सकती है सेक्शन 18 के अंतर्गत। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सेक्शन 19, जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा। अब देखो, मुखबिर की सूचना नहीं देंगे कि आपको कहाँ से जानकारी मिली कि हम इस तरह का अपराध करने वाले हैं, कर रहे हैं, ये जानकारी सूचित करने के लिए यहाँ प्रकट नहीं किया जाएगा कि आपको जानकारी कहाँ से मिली है। सेक्शन 20 है संचारक पदार्थ आदि के विधि विरुद्ध कब्जे के लिए दंड। अब देखिए, कोई बहुत खतरनाक पदार्थ लेके रखा है, कितना क्या लेके रखा है, 2 लाइन देखो इसकी पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति जो कोई संचारक कारों से पदार्थ या दिव्य परिस्थितियों में अपने शरीर पर रख कर ले जाएगा जानते हुए उसे कब्जे या नियंत्रण में रखे, खतरनाक है, जो नुकसान कर सकता, हानि पहुंचा सकता है, ऐसा पदार्थ है कोई ले जा रहा है अपने शरीर पर रख के, तो 3 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितना दंड होगा, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 21, क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना का अधिरोपण। सामूहिक जुर्माना अपन लोग इसमें भी पढ़ चुके हैं, SC/ST एक्ट में भी कौन सी सेक्शन है, 16 में सामूहिक जुर्माना लगता है, यहाँ धारा 21 में लगता है। इसके बाजू में लिख लीजिएगा रिलेवेंट सेक्शन 16 SC/ST एक्ट, सामूहिक जुर्माना गोला कर दीजिए। राज्य सरकार को प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र के निवासी या निवासियों का कोई वर्ग या उपवर्ग ऐसे अपराधों के किए जाने से संबंधित ऐसे अपराधों के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, परिणत मृत्यु, घोरोपति, संपत्ति की हानि, नुकसान या उद्यापन, फिरौती के विवरण होने की संभावना है, ऐसे अपराधों के किए जाने से संबंधित व्यक्तियों को संशय दे रहा है, अपराधियों को पता लगाने पकड़वाने में अपनी शक्ति भर पूरी सहायता नहीं दे रहा है, ऐसे अपराधों के किए जाने से संबंधित तात्विक साक्ष्य दबा रहा है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों के वर्ग या उपवर्ग पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। सामूहिक जुर्माना लगाने का राज्य सरकार का यहाँ पे पावर है। एक समाचार पत्र में निकालेगा सामूहिक जुर्माने की खबर ये, और राज्य सरकार कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा सशक्त किया जाए, ऐसे निवासी को ऐसे जुर्माने उसके किसी भाग का भुगतान करने के दायित्व से छूट दे सकेगी। कुछ लोगों को ये दायित्व से छूट भी दे सकती है कि ऐसे लोग ना करें, जो मान लीजिए काफ़ी गरीब आदमी है, वो नहीं समझ पा रहे क्या अपराध है, या कुछ इस तरह के असमर्थ व्यक्ति हैं जबरन उन्हें खड़ा किया गया ऐसे कामों में, तो उनसे जुर्माने की छूट भी कुछ लोगों को छूट दे सकती है राज्य सरकार, कुछ मिला के। जिला मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा आवश्यक जुर्माने को उक्त निवासियों के बीच प्रभाजित करेगी। ये क्या करेगी, प्रभाजन करेगी। प्रभाजन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंक्वायरी डीम्ड एप्रोर्शन, ठीक है, बांट देगी कि मान लो 100 लोगों के ऊपर जुर्माना लगा है तो 100 लोगों से 1 लाख रुपए वसूल रहे हैं तो एक आदमी से कितने वसूलेंगे, 1000 रुपये। इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि ऐसा भाग किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना, न्यायालय का जुर्माना माना जाएगा। और सब क्लॉज बी बोलती है 5 में कि भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा जुर्माना।
सब क्लॉज 6 कहती है 21 की कि सामूहिक जुर्माना नियुक्त करने वाला आदेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय प्रतिशत उपांतित किया जाए। आपने आदेश दिया है तो कभी भी आपको लग रहा है नहीं ये आदेश गलत हुआ है तो आप वापस ले लीजिए, खारिज कर सकते, प्रतिशत कर सकते, रद्द कर सकते और वापस भी ले सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं कि 1 लाख नहीं 50,000 चाहिए, 500 रुपये महीने, 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह से। सेक्शन 22 शिविरों, कवायदों, ड्रिल, परेडों आदि पर नियंत्रण। राज्य सरकार समाधान हो जाता है कि लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह साधारण विशेष आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में सैनिक प्रकार के ऐसे शिविरों का लगाया जाना, अभ्यास संचालन कराया जाना प्रतिषेध निर्बंधित कर सकेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। डीएम नहीं करता, राज्य सरकार करता है, ये आपको ध्यान देना है। राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा किसी वर्ग के व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किसी शिविर के लगाए जाने, परेड, सम्मिलित सभा किए जाने, जुलूस निकाले जाने, भाग लिए जाने को प्रतिषेध या निर्बंधित कर सकेगी, रोक सकेगी, रिस्ट्रिक्ट कर सकेगी। इस धारा के अधीन किसी आदेश का कोई भी उल्लंघन कारावास से जो 3 वर्ष तक का या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो कोई भी उल्लंघन होगा 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 23 वर्दियों, यूनिफॉर्मों का नियंत्रण। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? समाधान हो जाता है किसी पोशाक के परिधान की वस्तु, आर्टिकल या अप्रूवल या संप्रतीक से जो संघ के सशस्त्र बल के सदस्य या किसी पुलिस बल के या तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन गठित किसी बल के सदस्य द्वारा पहने जाने, प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी वर्दी या वर्दी के भाग या संप्रतीक से मिलता जुलता है, सार्वजनिक रूप से पहने जाने या प्रदर्शित किए जाने से लोकक्षेम व्यवस्था बनाए रखने, शांति या प्रशांति बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? साधारण विशेष आदेश प्रतिषेध निर्बंधित कर सकती है। मतलब कोई चीज़ ऐसी ना पहने जाएं कपड़े जो प्रभावित करती है जनवर्ग को। पोशाक परिधान संप्रतीक के संबंध में समझा जाएगा कि सार्वजनिक रूप से पहनी गई है या जनता को प्रदर्शित की गई है जिससे कि वह किसी ऐसे स्थान में दिखाई दे जिसमें जनता की पहुँच हो। 3 वर्ष तक, जुर्माने से या दोनों से। अब रोक लगा दी है कि ऐसी पोशाक या प्रतीक धारण नहीं करना है जो जनता के संबंध में हितवद नहीं है। तो अगर आप धारण करते हैं 3 वर्ष या जुर्माने दोनों से दंडित किए जाएंगे। 24 पथ्य, पाथवे, सड़क आदि के उपयोग को प्रतिषेध निर्बंधित करने। कोई सड़क भी उपयोग करने से रोक लगा सकती है कि राज्य सरकार लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए साधारण जन के हित में आदेश द्वारा सड़क या पाथवे मतलब जो रास्ता है, जल मार्ग के उपयोग को किसी भूमि पर से किसी व्यक्ति, पशु या यान के आने जाने को 3 मास से अनधिक की ऐसी कालावधि तक जो आदेश में निर्देश की जाए निर्बंधित कर सकती है। कितने तक? 3 महीने तक रोक लगा सकती है, इस रास्ते से नहीं जाओगे। यदि कोई व्यक्ति किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो कारावास से 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 6 में आ जाते हैं, सुरक्षित स्थान। अब सुरक्षित स्थान क्या होता है? एक हिसाब से संरक्षित स्थान, संरक्षित, प्रोटेक्टेड प्लेस। राज्य सरकार जनसाधारण के हित में किसी स्थान या किसी वर्ग के स्थानों के संबंध में आपराधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश रोकने के लिए आदेश द्वारा उस स्थान को, उस वर्ग के स्थान को संरक्षित स्थान घोषित कर सकती है। भैया तुम्हें यहाँ नहीं आना है, आपराधिक व्यक्ति नहीं आएंगे यहाँ पे, ये स्थान प्रोटेक्टेड है जब तक कि वह आदेश प्रवृत्त रहता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की, जिला मजिस्ट्रेट की या अन्य अधिकारी की इस निमित्त प्राधिकृत किए जाए अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। रोक लगाई गई आपको तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, कि आपको बोल दिया कि आपको मंदिर नहीं जाना है, इस मंदिर तो नहीं जाएंगे, उसमें नहीं रहेगा, उस पर से नहीं जाएगा। आपको कहीं पर प्लेग्राउंड में नहीं जाना या सार्वजनिक भीड़ वाले एरिया में नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, ना रहेंगे वहाँ पर। जहाँ उपधारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति को संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने, जाने की अनुज्ञा दी गई है, जाने की, उस पर से जाने की अनुज्ञा दी गई है, वहाँ वह व्यक्ति अपने आचरण को विनियमित करने के लिए निर्देशों का अनुपालन करेगा। तो आप पालन करेंगे उन चीज़ों का जो रोक लगाई गई है, पालन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा, रहेगा, अन्य कार्रवाइयों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हैं प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।
5वां, यदि कोई व्यक्ति उपबंध का उल्लंघन करेगा तो अब वहाँ से जाने का रोक लगा दिया कि आपको बाजार के अंदर नहीं देखा जाना है, भीड़ भाड़ वाली जगह में, या आपको सार्वजनिक मंदिर पार्कों में नहीं देखा जाना है जहाँ आपसे अपराध होने की संभावना है, फिर भी आप जाते हो वहाँ पे, तो 3 वर्ष जुर्माने दोनों से दंडित किए जाएंगे। ये हो गया संरक्षित प्लेस। ठीक है, अब ये है संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र एरिया बटा प्रोटेक्टिव एरियाज, कौन सी धारा है? 26। इसको भी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि संरक्षित क्षेत्र है, जनसाधारण को रोक सकेगा, विनियमित कर सकेगा, कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा तो 3 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 27 में आ गए थे, गार्ड के साथ बल प्रयोग करना, उससे बचकर निकलना। अब यहाँ पे जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो बच निकल रहे हैं, तो क्या है इसमें प्रोविजन, थोड़ा अपन समझते हैं इसको। 27 को, कोई भी व्यक्ति जो किसी संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में, ऐसे स्थान या ऐसे क्षेत्र का संरक्षण करने या प्रवेश को रोकने या नियंत्रण करने के प्रयोजन से तैनात किए गए व्यक्ति पर आपराधिक बल प्रयोग करने की धमकी देकर प्रवेश को छिपाने के लिए पूर्वावधान बरतते हुए प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा, कारावास से 3 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। कारावास से 3 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। कतिपय स्थानों क्षेत्रों के लिए आदेश 28। अब कुछ स्थानों क्षेत्र के लिए भी आदेश यहाँ पर किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जा सकते हैं ये आप देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा। ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा नहीं है। अगर इन क्षेत्रों के लिए उल्लंघन कोई करता है तो 3 वर्ष जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 29 में आ जाएंगे, राज्य सरकार की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। तो राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन किसको किया जा सकता है? डीएम से आनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी ना हो उसको किया जा सकता है प्रत्यायोजन। तो डीएम पावर यूज कर सकता है राज्य सरकार के प्रत्यायोजन के आधार पर। 29 ये बताती है। 30 बताती है राज्य सरकार की नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात बना सकेगी राज्य सरकार। नियम बनाने की शक्ति बताती है कौन सी? 30 बताती है। और समस्त नियम यथाशीघ्र विधानमंडल के पटल पर रखे जाएंगे। सेक्शन 31 बताती है अपराध करने के दुष्प्रेरण से या प्रयत्न के लिए शास्ति बताई गई। कोई अपराध करेगा या उसको दुष्प्रेरण या प्रयत्न करेगा इस अधिनियम के अंतर्गत तो सेम दंड से, जो अपराध के लिए उपबंधित दंड है उसी दंड से दंडित किया जाएगा। तो आईपीसी में जैसा है वैसे यहाँ लिखा है। अपराधियों को संशय देने के लिए शास्ति बताई गई है। जो कोई अपराधियों को संशय संरक्षण देगा, जैसे रसद देगा, पैसा देगा, गाड़ी वाहन बंदूक देगा, कुछ भी व्यवस्था करेगा उसके लिए, तो उसको दंडित किया जाएगा। घर में रुकने की व्यवस्था देगा, ये सब संशय के अंतर्गत आते हैं। तो अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। क्या पति द्वारा पत्नी को संशय देना इसके अंतर्गत आता है? नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। परित्राण, अब ये परित्राण क्या होता है? परित्राण का मतलब ये होता है जैसे कोई सद्भावपूर्वक कार्रवाई इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी वाद अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसको इन चीज़ों से मुक्ति रखी गई है कि कोई सद्भावपूर्वक काम करता है कोई व्यक्ति तो उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 33 में। किसी भी व्यक्ति को क्लॉज 1 में और सरकार को क्लॉज 2 में परित्यक्त किया गया है, मतलब सेफ्टी की गई है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, जैसे डीएम साहब ने कोई आदेश कर दिया, अब डीएम साहब को सस्पेंड कर दो कि आदेश क्यों किया, नहीं होगा, सद्भावपूर्वक कार्रवाई। अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा। ये कह रहे हैं अन्य विधियों का लागू होना, मतलब इस अधिनियम के तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि, अधिनियम, अध्यादेश, विनियम के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, उनके अतिरिक्त होंगे, उनको न्यून नहीं करेंगे। किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति दी गई है। कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार से निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, 35 बताती है। संरक्षित स्थान संरक्षित में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति की लाए गए यान की, जलयान, पशु, वस्तु की तलाशी ले सकेगा, निरुद्ध कर सकेगा। परंतु यहाँ पे एक शिष्टता दे दी गई है कि स्त्री की तलाशी स्त्री द्वारा ली जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसी तलाशी शिष्टता का समय ध्यान रखते हुए ली जाएगी। तो इसमें एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा मुझे, इस एक्ट के अंतर्गत अधिकतम कितना कारावास का दंड दिया जा सकता है? बताइए। 3 वर्ष। हाँ, 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है अधिकतम। निर्बंधन आदेश को परिभाषित किया गया है, दूसरा क्वेश्चन, किस धारा में?
सेक्शन 3 में। निर्बंध आदेश करने की शक्ति किस अधिकारी को दी गई है? डीएम। डीएम डीएम के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होती है? राज्य सरकार। कितने राज्य सरकार कितने दिन के अंदर अपील होती है? 30 डेज 30 यह एक्ट कब लागू हुआ था? एक्ट 8 फरवरी। देखिए ये सुरक्षा है, वैलेंटाइन डे आता फरवरी में, उससे पहले ही लगा दिया था अपन ने, सुरक्षा कर दी थी तय कि भैया लड़के लड़की यहाँ देखे ना जाएं गुलाब लिए, तो वैलेंटाइन डे के आसपास इसको लगाया गया था 8 फरवरी 1990 1991 अपन ऐसा कुछ दिमाग में बैठा लेते हैं कि वैलेंटाइन डे पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती सड़कों पे, रासुका लगा देते, ऐसा याद रखिएगा, इसको आपको याद बना रहेगा, ठीक है।